जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। मैं हूं करमजीत और आज एआई से देखेंगे खिलजी वंश सल्तनत काल। आइए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक ऐसा तूफान आया जो सिर्फ 30 साल चला, लेकिन इन 30 सालों में उसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। आज हम खिलजी वंश की इसी छोटी लेकिन बहुत ही विस्फोटक कहानी की परतें खोलने वाले हैं। और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें दोहराना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या था जिसने खिलजी वंश को इतनी तेजी से ऊपर पहुंचाया, और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि ये दौर सिर्फ लड़ाइयों का नहीं था। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये एक तरह से बड़े प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों का दौर था। और ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान की महत्वाकांक्षा पूरे साम्राज्य की दिशा बदल सकती है। तो फिर चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। दिल्ली के तख्त पर ये खिलजी आए कैसे? तो इसकी शुरुआत होती है 13 जून 1290 को। इस दिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की नींव रखी। अच्छा। और उन्होंने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। मतलब वो दिल्ली के पुराने सत्ता के केंद्र से एक नई शुरुआत करना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन जलालुद्दीन के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो स्वभाव से काफी नरम थे, है ना? एक सुल्तान के लिहाज से कुछ ज्यादा ही नरम। हाँ, और यही बात एक दोधारी तलवार थी। देखिए, उनकी नरम नीतियां, जैसे विद्रोहियों को माफ कर देना, इससे वो लोकप्रिय तो हो रहे थे, पर जो सल्तनत के अमीर थे उन्हें ये कमजोरी लगती थी। और शायद यही वजह थी कि ये शांतिपूर्ण शुरुआत ज्यादा दिन चली नहीं। सिर्फ 6 साल बाद 1296 में एक बहुत बड़ी और खूनी घटना हुई। और ये किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर के ही सदस्य ने 1296 में सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या उनके अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। मतलब धोखा देकर? हाँ, पूरा विश्वासघात। वो अपने चाचा से मिलने के बहाने गया और धोखे से उनकी हत्या कर दी। और फिर 22 अक्टूबर 1296 को खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। तो एक तरह से एक नरम शासन का अंत हुआ और एक बेहद क्रूर और साम्राज्यवादी युग की शुरुआत हुई। तो अलाउद्दीन के आते ही मतलब खिलजी सल्तनत का पूरा डीएनए ही बदल गया। उसने इतने बड़े साम्राज्य पर अपनी पकड़ बनाई कैसे? शुरुआत सेना से करते हैं। अलाउद्दीन ये बात बहुत अच्छी तरह समझता था। उसने एक विशाल और सबसे जरूरी एक स्थायी सेना बनाई। ये बहुत बड़ा कदम था। स्थायी सेना मतलब इससे पहले ऐसा नहीं होता था? नहीं, पहले के सुल्तान सामंतों की सेना पर निर्भर रहते थे जो हमेशा वफादार नहीं होते थे। अलाउद्दीन ने एक ऐसी सेना बनाई जो सीधे सुल्तान के प्रति वफादार हो। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि वो पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। नकद वेतन? उस जमाने में तब तो जागीरें देने का रिवाज था, है ना? और इससे सुल्तान का नियंत्रण कई गुना बढ़ गया। और मैंने सुना है कि सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी उसने कुछ बड़े दिलचस्प तरीके अपनाए थे। वो दाग और चेहरा प्रथा। हाँ, देखिए, दाग प्रथा में क्या होता था कि सेना के हर घोड़े पर एक शाही मोहर लगा दी जाती थी। अच्छा। ताकि कोई घटिया घोड़ा ना दिखा सके या एक ही घोड़े को 2 बार ना गिनवा दे। और चेहरा प्रथा में हर सैनिक का पूरा हुलिया दर्ज होता था, मतलब एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड। तो इन दोनों तरीकों से उसने धोखेबाजी पर काफी हद तक लगाम लगा दी। हाँ, काफी हद तक सेना ज्यादा अनुशासित और कुशल बन गई। ठीक है, तो एक विशाल स्थायी सेना है जिससे नकद वेतन मिल रहा है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये पैसा आया कहाँ से? सबसे बड़ा बदलाव था भू राजस्व में। क्या किया उसने? उसने टैक्स को बढ़ाकर सीधे सीधे उपज का आधा कर दिया, 50%। 50% मतलब किसान जो भी उगाएगा उसका आधा सीधा सुल्तान को। ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा था। नाराजगी तो हुई होगी, लेकिन अलाउद्दीन के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और बात यही खत्म नहीं हुई। युद्ध में जो लूट का माल मिलता था, जिसे खम्स कहते हैं, हाँ, उसमें भी उसने नियम बदल दिया। पहले सुल्तान का हिस्सा 1/4 होता था, उसने उसे बढ़ाकर 3/4 कर दिया। मतलब हर तरफ से पैसा बस खजाने की ओर आ रहा था। बिल्कुल। और 2 नए टैक्स भी लगाए। एक था चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगता था, और दूसरा घरी कर, जो घरों और झोपड़ियों पर लगता था। और यहीं पर कहानी का वो सबसे दिलचस्प और शायद सबसे खौफनाक हिस्सा आता है, उसकी बाजार नियंत्रण नीति।
इसका असली मकसद क्या था? इसका सीधा कनेक्शन उसकी सेना से था। सैनिकों को जो वेतन मिलता था वो बहुत ज्यादा नहीं था, तो अलाउद्दीन ये चाहता था कि बाजार में चीजों की कीमतें इतनी कम रहें कि सैनिक आराम से गुजारा कर सके। लेकिन इसे लागू करने के जो तरीके थे, मैंने पढ़ा है कि बेईमानी पर सजा बहुत भयानक थी। भयानक कहना शायद कम होगा, क्रूरता की हद थी। नियम ये था कि अगर कोई व्यापारी वजन कम तौलता है तो जितना वजन कम तौला उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाएगा। 1 मिनट, क्या ये सच में होता था? मतलब अगर कोई 100 ग्राम कम तौले तो उसके शरीर से 100 ग्राम मांस काट लिया जाता था। हमारे स्रोत जैसे जियाउद्दीन बर्नी वो यही बताते हैं। बाप रे। आप सोच सकती हैं कि इस एक नियम ने व्यापारियों में कितना खौफ पैदा किया होगा। नतीजा ये हुआ कि कालाबाजारी, मुनाफाखोरी सब खत्म, चीजों के दाम एकदम स्थिर हो गए। जाहिर है इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र भी होगा। हाँ, बहुत संगठित सिस्टम था। दीवाने रियासत नाम का विभाग था जो व्यापारियों पर नजर रखता था। हर बाजार का एक अफसर होता था, शहनाए मंडी, और इन सब पर नजर रखने के लिए जासूसों का एक पूरा नेटवर्क था जो सीधे सुल्तान को रिपोर्ट करता था। तो अब तस्वीर साफ हो रही है, एक मजबूत सेना, भरा हुआ खजाना और एक पूरी तरह से नियंत्रित बाजार। इन सब के साथ अलाउद्दीन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया? सबसे बड़ी चुनौती क्या थी उसके सामने? उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर पश्चिम से मंगोलों के लगातार आक्रमण। ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी। अलाउद्दीन के दौर में 6 बड़े मंगोल आक्रमण हुए। एक बार तो मंगोल सेना दिल्ली के दरवाजे तक आ गई थी। ऐसा लगा कि दिल्ली अब गई। तो अलाउद्दीन ने इसका सामना कैसे किया? उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, मतलब बेरहमी से उनका मुकाबला किया। मंगोल कैदियों के साथ ऐसी क्रूरता की कि मंगोलों में उसका खौफ बैठ गया। कई इतिहासकार तो ये मानते हैं कि अलाउद्दीन की इसी नीति ने भारत को मंगोलों के कब्जे में जाने से बचाया। और उत्तर में मंगोलों को रोकने के साथ साथ उसने दक्षिण भारत की तरफ भी देखा। मलिक काफूर का अभियान बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, और ये उसकी महत्वाकांक्षा दिखाता है। वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पार करके दक्षिण पर हमला किया। उसने अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा। पर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उसका मकसद दक्षिण के राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिलाना नहीं था। तो फिर मकसद क्या था? मकसद था धन, सिर्फ धन। दक्षिण के मंदिरों और राजाओं के पास सदियों से इकट्ठा किया हुआ सोना चांदी था। अलाउद्दीन को वो चाहिए था, और वो चाहता था कि दक्षिण के राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लें और सालाना टैक्स भेजते रहे। और अपनी इन जीतों से उसने अपनी एक छवि भी बनाई, सिकंदर सानी, यानी दूसरा सिकंदर। बिल्कुल, ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये उसकी सोच थी। वो सच में दुनिया जीतना चाहता था। उसने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी खुदवाया। वो खुद को इतिहास के महान विजेताओं में देखता था। अलाउद्दीन की शक्ति की छाप हमें आज भी दिल्ली की कुछ इमारतों में दिखती है ना? हाँ बिल्कुल, आप कुतुब मीनार जाएं तो वहाँ अलाई दरवाजा है, वो उसी ने बनवाया था। इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। और मंगोलों से दिल्ली को बचाने के लिए उसने सीरी का किला बनवाया। ये इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं थी, ये सुल्तान की शक्ति का प्रदर्शन थी। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतना शक्तिशाली, इतना संगठित साम्राज्य वो इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? 1316 में अलाउद्दीन की मौत के बाद ऐसा क्या हुआ कि सब बिखर गया? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अलाउद्दीन की बनाई पूरी व्यवस्था एक ही व्यक्ति पर टिकी थी, खुद अलाउद्दीन पर। जैसे ही वो हटा, पूरा ढांचा बिखर गया। क्योंकि उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एक बहुत ही अजीब शासक था। उसके बारे में कुछ बहुत ही विचित्र बातें कही जाती हैं। हाँ, ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वो कभी-कभी दरबारियों के बीच नग्न दौड़ने लगता था। क्या? दरबार में? जी, ये दिखाता है कि सुल्तान का दिमाग पूरी तरह से अस्थिर था। उसने अलाउद्दीन के बनाए सारे सख्त कानून खत्म कर दिए, खजाना लुटाना शुरू कर दिया। और उसने खुद को खलीफा भी घोषित कर दिया था, सही कहा ना? हाँ, उसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, जो एक बहुत बड़ी बात थी। उसका पूरा शासनकाल अव्यवस्था का प्रतीक था। उसने अलाउद्दीन की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। और इस वंश का अंत भी उतना ही नाटकीय और खूनी था जितनी इसकी शुरुआत। बिल्कुल। 15 अप्रैल 1320 को मुबारक खिलजी की हत्या उसके ही वजीर खुसरो खान ने कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। और बस इसी के साथ खिलजी वंश का सूर्य अस्त हो गया, महज 30 साल। तो आज हमने देखा कि कैसे खिलजी वंश जलालुद्दीन के नेतृत्व में स्थापित हुआ, फिर अलाउद्दीन की क्रूर लेकिन बेहद कुशल नीतियों के तहत अपने चरम पर पहुंचा, और फिर एक कमजोर उत्तराधिकारी के आते ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। एक साम्राज्य सिर्फ सैन्य शक्ति या धन से नहीं चलता, उसके लिए एक स्थिर और सक्षम नेतृत्व भी उतना ही जरूरी है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार, स्रोतों में जिक्र है कि अलाउद्दीन ने शासन के मामलों में उलेमाओं मतलब धार्मिक विद्वानों के दखल को पूरी तरह नकार दिया था। हाँ, उसने कहा था कि मैं वही करता हूँ जो राज्य के लिए अच्छा है, शरीयत के लिए क्या अच्छा है ये मैं नहीं जानता। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत शक्ति को मजबूत करने का एक तरीका था, या उस दौर में अनजाने में ही सही शासन को धर्म से अलग रखने की एक कट्टरपंथी कोशिश थी। इस पर सोचा जा सकता है।